भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां युवा आबादी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसे हमने सुना होगा इस टर्म में डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी जब देश की युवा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है तो कहा जाता है ये उस देश के फेवर में है। और हम देख भी रहे हैं देश में हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कई पीछे भी छूट जाते हैं। क्या हर किसी को रोजगार मिल रहा है? जरूरत तो है। क्या हमारी इकोनॉमी उतनी ही तादाद में नौकरियां क्रिएट कर पा रही है जितनी तादाद में हमारी युवा पॉपुलेशन है? इसीलिए हम देख रहे हैं कि सरकार नीतियों में कई बदलाव करती रहती है। और इसी कड़ी में एक बड़ा बदलाव जो हमने देखा वो था नए लेबर कोड्स का लागू होना। अब इन कोड्स का और जॉब क्रिएशन का क्या रिश्ता है, ये हम आपको समझाते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फिक्स्ड नौकरियां नहीं मिल रही हैं, परमानेंट नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो सरकार चाहती है कि लेबर कोड के तहत अगर जो लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अब इन बदलावों के बाद सभी की नजर टिकी हुई है बजट 2026 पर भी। सरकार इस बार ऐसे सेक्टर्स पर बड़ा कदम उठाने जा रही है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं, यानी जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स। क्योंकि भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां युवा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस ताकत को अगर दिशा नहीं दी जाएगी तो ये आपके लिए एक फ्लिप साइड भी बन सकते हैं। इस ताकत को रोजगार चाहिए और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के सामने। सवाल ये है कि क्या बजट 2026 में सरकार जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएगी? उठाना तो पड़ेगा ही, तो कौन से वो कदम उठाएगी और इससे वो कितनी नौकरियां जनरेट कर पाएगी? सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या ये कदम सच में यूथ को रोजगार देने में सफल होंगे? तो इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। देश की युवा आबादी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को रोजगार से जोड़ना अब सरकार की जिम्मेदारी बन चुकी है। तो अगर हम एक ऐसा देश है जिसकी युवा आबादी सबसे ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फायदा मिलना चाहिए, ना कि ये हमें नुकसान पहुंचाए। और इसके लिए इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाने के लिए रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सरकार भी इस बात को बखूबी जानती है। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बजट 2026 में एमएसएमईज, टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर्स को नई योजनाओं के साथ मजबूती दी जाएगी और पुरानी योजनाओं को बड़ा किया जाएगा। अब देखिए, इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है और यही वजह है कि इन्हें मजबूत करना सीधे सीधे सरकार की रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि सरकार पहले भी ऐसा कदम उठा चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट की हम बात करें तो उस बजट में भी एम्प्लॉयमेंट हेवी सेक्टर्स के एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का एलोकेशन 69% बढ़ाकर 14,659 करोड़ रुपए पर कर दिया गया था, ताकि मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जा सकें, प्रोडक्शन बढ़े और नौकरियां बढ़ें। एमएसएमई मिनिस्ट्री का एलोकेशन 34% से बढ़ाकर 1,22,899 करोड़ किया गया था। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के लिए 82% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 31,820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी हमने देखा, प्राइमरी एजुकेशन को 14% और हायर एजुकेशन को 7% ज्यादा एलोकेशन मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री को फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 25% एलोकेशन बढ़ाकर 7,797 करोड़ रुपए दिए गए। यानी कुल मिलाकर पिछले बजट में भी सरकार की तरफ से ऐसी पहल हमने देखी है। तो कुछ नया नहीं है। लेबर इंटेंसिव यूनिट को बढ़ावा देने की कोशिश पहले भी हो चुकी है और इस बार भी होती हुई नजर आ रही है। खैर, अब इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो आपको बताते हैं। पिछले साल सरकार ने डिमांड बढ़ाने के लिए 2 अहम कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में बड़ा कट दिया और जीएसटी के रेट रिडक्शन, यानी लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचे, इन हैंड पैसे रहें ना कि खत्म हो जाएं और कंपनियां भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। इंटरेस्ट रेट में हम लगातार कटौती देख रहे हैं। 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। आरबीआई बिल्कुल रेट के ईजिंग वाले रास्ते पर चल चुका है
और इससे डिमांड और बढ़ाने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। यानी सिर्फ लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना अब उतना असर नहीं करने वाला है। इसीलिए आने वाले बजट में सरकार का ध्यान अब सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर रहेगा। इसका मतलब है इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, यानी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ताकि लंबे समय में ग्रोथ और नौकरियां दोनों बढ़ें। खासतौर पर एमएसएमईज यानी छोटे और मध्यम इकाइयों और कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट मिल सकता है। इन स्टेप्स से सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि सस्टेनेबल तरीके से जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे देश की वर्कफोर्स भी मजबूत होगी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किलिंग को अब सोशल टॉपिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना होगा। यानी अगर प्राइमरी हेल्थ केयर, फाउंडेशनल लर्निंग और स्किलिंग में स्पेंडिंग को लेबर मार्केट की जरूरतों से जोड़ दिया जाए तो इससे देश की वर्कफोर्स बढ़ेगी और वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ पर भविष्य का खर्च भी कम होगा। यानी एक्सपर्ट्स भी कहीं ना कहीं जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके फेवर में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये इतना जरूरी कदम क्यों है, ये अभी करना क्यों जरूरी है। सच ये है कि भारत में अभी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से आ रहा है, यानी मशीनें ज्यादा हैं, लोग कम। यही वजह है कि नौकरियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी देश को चाहिए। दूसरी तरफ चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम ने अपनी इकोनॉमी की मजबूत फाउंडेशन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ही खड़ी की है। इसका नतीजा था कि लाखों लोगों को रोजगार और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा इन्होंने। अब देखिए, सरकार का प्लान तो रेडी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है द मिसिंग मिडिल। क्या है ये मिसिंग मिडिल? दरअसल ये टर्म उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटे बिजनेसेस और बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच में आती है। जी हाँ, बिल्कुल मिडिल में, यानी मिड साइज बिजनेसेस। ये वही कंपनियां हैं जो बड़ी मात्रा में नौकरियां प्रोवाइड तो करती हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या बहुत कम है। डेटा से इसे समझाते हैं। भारत में 73.3 मिलियन यानी 7 करोड़ 30 लाख स्मॉल इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस हैं। 1 से 25 करोड़ इनकम वाली कंपनियां सिर्फ 68,432 है और 25 करोड़ से ज्यादा इनकम वाली कंपनियां केवल 10,696 है। जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर्स 15.6 मिलियन है और एक्टिव कंपनीज और एलएलपीज 2.39 मिलियन है। यानी भारत में या तो बहुत छोटे बिजनेसेस हैं या बहुत बड़े। बीच का जो मजबूत वर्ग है ना, वो दिखता ही नहीं है, गायब है। ये कंपनीज जॉब्स पैदा करने में सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती हैं, क्योंकि ये छोटी नहीं है और बड़ी कंपनीज की तरह कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं है। बस इसीलिए सरकार का टारगेट यही है कि बजट 2026 में ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे मिड साइज बिजनेसेस तेजी से बढ़ें और लाखों नौकरियां पैदा कर सकें। इसके अलावा एक और चुनौती है और वो है मिडिल इनकम चैलेंज। देखिए, भारत अभी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, जहां पर कैपिटा इनकम $2700 के आसपास है। अगले 10 से 15 साल में अगर हम तेजी से बढ़ोतरी नहीं देखेंगे तो भारत फंस जाएगा मिडिल इनकम ट्रैप में, जहां ग्रोथ थम जाती है और देश हाई इनकम लेवल तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। लेबर कोड्स लागू होने के बाद अब सरकार का अगला बड़ा एजेंडा होगा एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, और बजट 2026 से यही उम्मीद है कि जॉब रिच सेक्टर्स को मजबूती दी जाए, एमएसएमईज और मिड साइज बिजनेसेस को और ताकत दी जाए और एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग में निवेश को बढ़ाया जाए, ताकि हर युवा को काम मिले और देश को ग्रोथ की नई गति भी मिल सके। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? बजट से जुड़े इस तरह के अपडेट्स हम आपके लिए मनी 9 पर लाते रहेंगे। देखते रहिए मनी 9 और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ साझा कीजिए।